हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अभी हम देखिए, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी सुपर्ब कंटेंट हम बताने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से पेपर को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ये सभी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 12 वर्षों के आए हुए प्रश्नों का हम हल करेंगे साथ में। अभी ये जो वीडियो है इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें सब्जेक्टिव की बात करेंगे। और 12 वर्षों से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर से तैयारी भी करेंगे। साथ में टोटल कंटेंट के बारे में शॉर्टकट हम लोग रिवीजन की दृष्टि से डिस्कस करेंगे ताकि हम आसानी से इस बात को समझ सकें। और ये जो जितने लोग मेरे वीडियो को देखेंगे ये गारंटी है कि आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, ये एकदम 100% गारंटी है। इस वीडियो को एक एक बात को ध्यान से सुनिए और देखिए सबसे पहले विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, फिर हम विद्युत विभव और धारिता से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आवेश क्या है। आप सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं आवेश के बारे में। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ऐसे आप परिभाषा पढ़े होंगे, इसके बारे में कितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है ये भी आप जानते होंगे। थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम गिलबर्ट्स, ठीक है, इन सारी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजा। उसके बारे में हम एक बात बता दें आपको कि अगर आप बताना भी चाहते हैं तो ऐसे बता सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे में कंघी, बाल हो गया, कांच के छड़, रेशम का कपड़ा, इन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें छोटे छोटे वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उस गुण को क्या बोलते हैं? आवेश। उसके बाद यहाँ से आते हैं आवेश के प्रकार। शॉर्टकट एक एक बात को बताने की प्रयास किया गया है। आवेश के प्रकार के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता भी होगा कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, मैं सभी पूरे लेसन पे बात नहीं करूंगा, मैं मेन मुद्दा पे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार का आवेश होता है, उसके बाद आवेश के गुण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटाइज होता है, आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ये तीन बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि बिना द्रव्यमान का आवेश का अस्तित्व नहीं होता। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी ये बातें पूछी जा सकती है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अधिक से अधिक शेयर कमेंट भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ दो बातें बताई गई है, आपको ध्यान से देखना है। ये जो अभी मैंने बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, तो इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी परमाणु है, आपको पता भी होगा कि यदि दो परमाणु है, यहाँ पे ए बी, एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम मैंने बी रख दिया, यहाँ पे दो एटम है। ठीक है, तो ए और बी दो एटम जो है, इसकी खासियत क्या है? कोई भी परमाणु यदि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है, तो वो धनात्मक हो जाता है, वो धन आवेशित हो जाता है। और यदि कोई परमाणु दूसरे परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या? ऋण आवेशित हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर प्रोटॉन की संख्या, आपको पता होगा कि तीन चीजें हमेशा इक्वल होती है। यहाँ से चीज आपको एक बात हम बता दें कि यहाँ पे तीन चीज जो है ई पी जेड, आप देखिएगा तो ई बराबर पी, पी बराबर जेड, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या ये बराबर होता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब कि उसमें प्रोटॉन की संख्या उसमें बढ़ जाएगी। अब प्रोटॉन की संख्या यदि बढ़ गई तो वो परमाणु क्या हो गया? धन आवेशित हो गया। अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो परमाणु धन आवेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो ऋण आवेशित हो गया।
तो यहीं पे बात लिखा हुआ है, 2-3 बात आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, आप प्रोटॉन की यहाँ पे देख सकते हैं, ये बात बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक है, अब प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी ऋण आवेशित हो गया है। ये बात आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो गया, प्रोटॉन की अधिक हो गया, तो ये मतलब वो धन आवेशित हो गया। ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब कि वो बॉडी का हो गया ऋण आवेशित, अब प्रोटॉन बढ़ने का मतलब कि वो बॉडी का हो गया धन आवेशित। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जब कोई परमाणु यदि चाहे जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई वस्तु यदि आवेशित हो गया है तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये बात याद रखना है। तो ये बढ़ भी सकता है आवेशित होने पर और घट भी सकता है। यदि कोई वस्तु धन आवेशित हो गया, धन आवेशित होने का मतलब कि उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ऋण आवेशित होने का मतलब कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद वाले चीज पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन आपको मिला होगा, ठीक है। कूलम्ब बल प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और भी तरीका से अलग अलग राइटर इसकी परिभाषा लिखे हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे भी बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश या एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश या एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यदि ये वाला डेफिनेशन आपको याद है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे याद रखना है कि बल और आवेश के अनुपात से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये तीव्रता का डेफिनेशन, ये वाला सूत्र हो गया E बराबर F/Q। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ये सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा इसका विमीय सूत्र क्या होता है, mLT के पावर 3 I के पावर या 1 के पावर -1। ये बात आपको याद रखना है, धन आवेश ऋण आवेश। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व 3 प्रकार का होता है जो 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो यहाँ पे आपको आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय घनत्व जो होता है जब आवेश किसी पृष्ठ पर उपस्थित होता है तो उसको पृष्ठीय बोलेंगे, अगर रेखा पर उपस्थित है तो उसको रेखीय बोलेंगे, और यदि आयतन में उपस्थित है तो उसको आयतनिक बोलेंगे। 2 बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। कूलम्ब बल के सूत्र आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। बातें तो बहुत है, ये कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम के दृष्टि से बात कर रहा हूँ, न कि पूरी सिलेबस के दृष्टि से, बस एग्जाम में आने वाला बात पर, ठीक है। कूलम्ब बल से रिलेटेड कुछ बातें कब कब लागू होता है, ठीक है। तो ये बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है। ये कूलम्ब बल के कुछ खासियत है। इसके बाद आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि राशि जो है बल, जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है। ये भी बात आपको याद रखना है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ कुछ बातें आपको बताई गई है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। कौन सी बातें, कि जो एप्सिलॉन नॉट इस साइन को बोलते हैं, ऐसे साइन जो आप देख रहे हैं इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी। इसको क्या बोला जाता है, तो निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है इसको। और इसका संख्यात्मक मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज, इसका विमीय सूत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज आ गया, आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा बात पे डिस्कस, बस अभी एग्जाम की बात होगी। ये क्रैश कोर्स है और इसमें आपको शॉर्टकट पूरी बातें बताई जाएगी, इसलिए इस बात को, एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद मैं एक बात बता दूं आपको, यहां से आप देख सकते हैं कुछ बल। मैं आपको एक बात बता दूं कि बिंदु आवेश, यहाँ पे
एक आवेश से, माने यहाँ पे पूछा गया ये क्वेश्चन है कि क्यू आवेश से आर दूरी पर तीव्रता का मान कितना होता है। याद रखिएगा, क्यू आवेश से आर दूरी पर तीव्रता का मान होता है ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। उसके बाद अगर अनंत लंबाई का कोई तार है तो उससे आर दूरी पर तीव्रता कितना होता है, तो 1/2πε0 λ/r होता है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में तीव्रता कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर बात लिखा गया कि E बराबर P/4πε0 r के क्यूब रूट में 1 + 3 cos² थीटा। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं एक दो और बातें आपको बता दूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं की बात, तो विद्युत यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि विद्युतीय बल रेखाएं जो काटती नहीं है। विद्युतीय बल रेखाएं जहाँ अधिक होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ कम होती है दुर्बल होता है। ये एक लूप का निर्माण करती है। ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। विद्युत बल रेखाएं के गुण आपको मैंने क्लास में बताया था कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। जहाँ विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ दूर दूर होती है दुर्बल होती है। विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु से और भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। ये बातें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं पॉइंट। चलिए उसके आगे वाले पॉइंट पे अब आवेश से संबंधित कुछ बात हम लोग जानेंगे। तो ये जो आवेश की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आवेश जो शून्य है, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट। विद्युत आवेश जो है पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। विद्युत आवेश जो है पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। सेकंड बात आपको याद रखना है कि बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं होता। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उसके पास आवेश नहीं हो सकता है। तीसरा बात आपको याद रखना है कि द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश एक मूल गुण होता है, माने जिस वस्तु में द्रव्यमान है उसमें आवेश है। ये बात आपको याद रखना है। आवेश के प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। उसके बाद समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है। समान आवेश, यदि प्लस प्लस है, एक प्लस है फिर एगो प्लस है, तो इसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस है तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे के नेक्स्ट बात पर हम ध्यान दें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ये एग्जाम में पूछा हुआ कि 1 कूलम बराबर कितना ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो 3 × 10⁻⁹। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये बात पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो इसके फॉर्म में हो गया। आगे वाले कंडीशन पर अगर हम बात करें तो ये राशि कौन है, तो याद रखिएगा विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। यहाँ से क्वेश्चन एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखा गया है, यहाँ सभी पॉइंट को नहीं रखा गया है। इसके बाद वाला चीज पर आपको ध्यान देना है। आवेश का क्वांटमीकरण किसको बोलते हैं, आपको याद भी होगा कि आवेश का क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। ये पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। फॉर्मूला भी आपको बताया गया होगा, हम भी बताए हैं क्लास में कि Q बराबर ±Ne, जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ये जो आवेश होता है ये अचर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इस पर इसकी वेलोसिटी बढ़ भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वेग से स्वतंत्र होता है, यानी वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील हो जाए तो आवेश उसका चेंज नहीं होगा, केवल द्रव्यमान बदलेगा। आगे स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। स्थिर आवेश की एक हैसियत है कि वो विद्युत क्षेत्र, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा स्थिर आवेश। ठीक है,
त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये बात एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर आवेश गतिशील हो तो क्या उत्पन्न करेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन अगर स्थिर आवेश है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने या बढ़ने के कारण कोई वस्तु आवेशित है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन घट गया या बढ़ गया तो कोई भी वस्तु आवेशित का हो जाती है, आवेशित होती है। घट गया तब भी आवेशित हो जाएगी, बढ़ गया तब भी आवेशित हो जाएगी। यदि घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गया तो धन आवेशित हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऋण आवेशित हो जाएगी। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तब वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया, इलेक्ट्रॉन अधिक तो ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन कम तो धन आवेशित। ये चीज़ें आपको 2 लाइन यहाँ से ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे वाले कंडीशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है। रासायनिक तत्व जितने भी होते हैं सब अनावेशित होते हैं, क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। जितने भी दुनिया की वस्तु आप लोग देखते हैं वो अनावेशित है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट कंडीशन, किसी वस्तु पर आवेश निम्न विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 3 विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जाता है, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। घर्षण, चालन और प्रेरण, ये बात आपको याद रखना है। 3 विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है, ठीक है। और कूलम्ब का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बात को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखें, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर की जगह जहां तक परीक्षण आवेश कूलम्ब बल अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। मैंने अभी तुरंत बोला था, विद्युत क्षेत्र का और भी परिभाषा हम दे सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके कारण चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी मैंने बताया था। तीव्रता का एसआई मात्रक ऊपर भी आपको बताया गया था। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक सेम होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। कोई विद्युत क्षेत्र पूछे या तीव्रता पूछे, दोनों का सेम होता है। आगे वाला बात पर आपको ध्यान देना है कि दूरी से तीव्रता का रिलेशन उल्टा होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। माने दूरी जो होता है और तीव्रता उल्टा रिलेशन होता है। तो ये बात याद रखें, अगर दूरी आधी कर दिया जाए तो तीव्रता कितनी गुनी, 4 गुनी बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं की हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखा की अगर परिभाषा भी पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है, ठीक है, जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, ठीक है। आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक बिंदु के कारण, ठीक है, कैसे होती है, तो ऐसे, अगर एक धन आवेश हो तो इस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इस कंडीशन के बाद एक ऋण आवेश हो तो इसका व्यवहार आप लोग देख सकते हैं, इसका व्यवहार ऐसे होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के कारण, फिर 2 ऋण और 2 धन के कारण, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विद्युतीय बल रेखा के कुछ गुण यहाँ पे बता दिया गया है। विद्युतीय बल रेखाएं जैसे वो काटती नहीं है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कुछ भी बोल सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें हम लोग तो आपको याद होगा, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और भी तरीका से इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। कैसे देंगे कि अल्प दूरी पर स्थित अल्प परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। आगे वाला बात आपको याद रखना है कि संतुलित एवं असंतुलित दोनों ही अवस्था में द्विध्रुव पर कुल बल का मान एक समान विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, समान विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
यहाँ पे आपको बल आघूर्ण के बारे में भी पता होगा। बल आघूर्ण का ये सूत्र है समान ये टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्योंकि आप लोग जब देखें हैं तभी आप पढ़ें हैं तभी आपको ये वीडियो समझ में, क्योंकि शॉर्टकट इस पर डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और आपका कंसेप्ट हुआ। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट रिवीजन, कौन कौन सा क्वांटिटी किस किस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रा क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है। ठीक है, राशि कौन है विद्युत द्विध्रुव, तो ये सदिश राशि है। ठीक है, बल आघूर्ण की राशि सदिश हो गई। ठीक है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव भी सदिश राशि है। बल आघूर्ण का ये सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में तीव्रता की बात करें तो सब लोग को याद होगा 1/4πε0 2p/x के क्यूब। अक्षीय में यही आया था, निरक्षीय में ये चीज आपको याद रखना है कि ये बातें अक्षीय की है। किसकी है, अक्षीय की बातें हैं। लेकिन अगर निरक्षीय की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल p हो जाता है। माने अक्षीय में 2 गुना होता है, इसमें कम होता है। माने निरक्षीय में कम होता है, अक्षीय में ज़्यादा होता है। कितना का अंतर है, यहाँ 2p है, यहाँ पे केवल p है। बात पर ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, मैंने अभी आपको तुरंत बताया था निरक्षीय में क्या होता है। उसके बाद आपको ये बातें याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। रेखीय घनत्व का फॉर्मूला, पृष्ठीय का और आयतनिक का। इसका होता है लैम्डा बराबर Q/L, इसका होता है सिग्मा बराबर Q/A, और इसका ये होता है। ये बातें पूछी जा चुकी है एग्जाम में। इस साल 2022 में ये आया था। आपको हमेशा क्या करना है, इसको याद रखना है। इसके बाद आवेश का क्वांटिमीकरण का फॉर्मूला हम ऊपर भी बताए थे, फिर से आप देख लीजिए कि आवेश का क्वांटिमीकरण। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कूलम्ब बल का सूत्र क्या होता है वायु में, आप देख सकते हैं। ये आपेक्षिक, यहाँ पे सापेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में अभी मैंने बताया, यहाँ पे आप फिर से समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 80 होता है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बात आपको याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र E है, Q के कारण अगर तीव्रता का मान ये होता है। इसके बाद आपको हम बता दें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये वाला 180 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य अधिकतम होता है स्थितिज ऊर्जा, माने θ1 से θ2 तक ले जाएंगे तो। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये बात भी पूछा गया है एग्जाम में, तुरंत पूछा गया था 20 में। ये 1/4πε0 की का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो यह 9 × 10⁹ ठीक है। यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है, किसी पिंड पर न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि 1/4πε0 का संख्यात्मक मान कितना होता है। आपको तुरंत मैंने बताया था कि 1/4πε0 का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो कितना होता है आप जल्दी कमेंट करके हमको बताइए, इसमें कौन आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा होगा, ए सही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अपने से टिक लगाइएगा, फिर मिलाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया कि नहीं पूछा गया, मैंने अभी तुरंत बोला था। तो तीव्रता में कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये वाला सही है, याद रखिएगा। तीव्रता का सूत्र तीव्रता सदिश राशि है और 1/q, ए इसका सही है। ठीक है, चलिए इस कंडीशन के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर, यानी कहने का मतलब कि ए सही है। क्या सही है, ए सही है। ठीक है, उसके बाद किसी माध्यम की अपेक्षिक पारावैद्युतता एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है, इसके बराबर होता है, याद रखिएगा। आप अपेक्षिक पारावैद्युतता जो होता है किसी माध्यम की पारावैद्युतता निर्वात की पारावैद्युतता का अनुपात होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है,
इस कंडीशन के बाद हम आते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है। तुरंत अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय घनत्व का ये फॉर्मूला यानी बी सही है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारा है, जो पढ़ के जाएगा वो सही ही टिक लगा करके आएगा। इसके बाद अभी मैंने 1 मिनट पहले डिस्कस किया था पानी का पारावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, तो ये होता है, नेक्स्ट कंडीशन पर आप ध्यान देंगे 80 मैंने तुरंत बताया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, अगर कोई कण है आप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कितना बल लगेगा, आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है वो बल होता है, तीव्रता से निकाल लीजिए ना, बल का यही फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला होता है E बराबर F बटा Q, एफ निकालने का Q इंटू ई। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं तो इसके पहले थोड़ा सा एनी में एन का मान संभव नहीं है। ठीक है, कौन सा संभव नहीं है, तो देखिए एन का मान कभी भी पूर्ण हो सकता है, 1 2 3 4, एक तो संभव नहीं है यानी 4.2, कौन सा संभव नहीं है, 4.2, याद रखिएगा। उसके बाद एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, सी, एक सही है, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ठीक है, अभी इसका बीमा क्या होता है, अभी इसका बीमा होता है 80, क्या होता है 80। 10 तक क्वेश्चन इसमें बनवा रहे हैं, अभी इसमें थ्योरी करवाए हैं, अभी ये पार्ट 1 है, फिर आपको ऐसे ही पार्ट कर करके पूरा फिजिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसकी तैयारी से आप बहुत बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। और ये आप पढ़ते हैं तब भी देखिए, यदि कहीं नहीं पढ़े हैं तब भी देखिए, सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और बेहतर मैं करने का प्रयास करूँगा। बाय।